Yes, students, today we will discuss about the functions of the management कि आपके मैनेजमेंट के कितने फंक्शंस होते हैं। आपको मैंने पहले ही बताया था कि आपके द मैनेजमेंट हैज़ 5 फंक्शंस। आपके मैनेजमेंट के 5 फंक्शंस होते हैं। फर्स्ट इज़ प्लानिंग, सेकंड कंट्रोलिंग, थर्ड डायरेक्टिंग, फोर्थ स्टाफिंग एंड फिफ्थ ऑर्गेनाइजिंग। आज हम इन फंक्शंस के बारे में बहुत ही ज़्यादा डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि इनके क्या क्या फ़ीचर्स हैं, क्या क्या बेनिफिट्स हैं, ये क्या क्या वर्क करते हैं, इनकी प्रोसेस क्या है। तो फिर आप लोग ध्यान से सुनिएगा, आज हम ये सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं। तो फर्स्ट इज़ प्लानिंग। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, हम कोई भी काम करते हैं उससे पहले क्या करते हैं, अपने माइंड में एक प्लान बनाते हैं, प्लानिंग करते हैं। सपोज़ आप कहीं घूमने भी जा रहे हैं तो फिर एक प्लानिंग करते हैं ना माइंड में कि हाँ हम घूमने जा रहे हैं, वहाँ जाएंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, ये भी सामान ले लेते हैं, वो भी सामान ले लेते हैं। एक प्लानिंग हम पहले से ही कर लेते हैं। तो फर्स्ट इज़ प्लानिंग। हम अपनी पूरी प्लानिंग अच्छे से करते हैं कि हमें वो काम कैसे करना है। ऐसे ही मैनेजमेंट में भी फर्स्ट फंक्शन इज़ प्लानिंग। ओके, देन प्लानिंग इज़ डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हाई टू डू, वेयर टू डू एंड हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर डूइंग दिस प्लानिंग। प्लानिंग करने के लिए भी एक अलग अलग जो एम्प्लॉयज़ मैनेजर होते हैं वो अपॉइंट किए जाते हैं कि वो हमारी कंपनी के लिए क्या करेंगे, प्लानिंग करेंगे। ओके, तो प्लानिंग इज़ व्हाट टू डू, कौन सा काम कब होना है, क्या करना है। व्हाट टू डू मीन्स क्या करना है, हाउ टू डू कैसे करना है, व्हाई टू डू क्यों करना है, वेयर टू डू कहाँ करना है, कब करना है, और ये काम कौन करेगा और ये प्लान कौन बनाएगा। तो इन सब चीज़ों का भी क्या होता है, प्लानिंग। एक जो पूरी कंपनी है, आपकी जो कंपनी रन कर रही है, वो एक सिस्टमेटिक प्लानिंग से ही चलती है। नेक्स्ट आ जाइए डेफिनेशन में। प्लानिंग ब्रिजेस द गैप फ्रॉम वेयर आर टू वेयर वी वांट टू गो। प्लानिंग एक गैप है, मतलब एक ब्रिज का काम करता है कि आज हम कहाँ हैं और कल हमें कहाँ पे पहुँचना है। सपोज़ अब आपके एग्ज़ाम्स आएंगे, सपोज़ अब आपके हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स आएंगे। अगर आपने अभी से ही प्लान कर लिया, अगर आपने अभी से ही प्लान कर लिया कि हमें इस तरीके से अपनी पढ़ाई करनी है, इस तरीके से अपना पूरा मैनेजमेंट बनाना है, अपना टाइम टेबल बनाना है, इतने घंटे इस सब्जेक्ट पढ़ना है, इतने घंटे ये सब्जेक्ट पढ़ना है। अगर आपने पहले ही प्लानिंग कर ली तो आप आज जहाँ हैं कल को वहाँ क्या उससे बहुत ऊपर होंगे, क्योंकि वेयर वी वांट टू गो, आप जहाँ जाना चाहते हैं, जितनी भी ऊंचाइयों तक जाना चाहते हैं वहाँ तक पहुँच पाएंगे। तो ऐसे ही कोई भी काम करिए, पढ़ाई के अगर कोई भी काम करिए तो उसके लिए प्लानिंग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। इट मेक्स इट पॉसिबल फॉर थिंग्स टू अकर विच डू नॉट अदरवाइज हैपन। ये नोट्स एंड डोनल ने ये डेफिनेशन दी थी। अब इसमें इन्होंने कहा है इट मेक्स इट पॉसिबल फॉर थिंग्स टू अकर। जो आप चीज़ें सोचते हो, ठीक है, प्लान करते हो उसके बारे में, तभी तो वो काम आप आगे कर पाते हो। अगर कुछ सोचोगे ही नहीं, कोई आपके ड्रीम्स होंगे ही नहीं, या फिर आप कोई प्लानिंग करोगे ही नहीं, क्या वो काम आप सिस्टमैटिक वे में कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। इसीलिए प्लानिंग करना मैनेजमेंट के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। आइए चलिए नेक्स्ट पे देखते हैं व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग। अब क्यों करनी है प्लानिंग, इसकी क्या इम्पोर्टेंस है। प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शंस। प्लानिंग एक आपको डायरेक्शन देती है कि भाई आपको इस रास्ते पे ही चलना है, यू हैव टू मूव ऑन दिस पाथ, और इसी पे चलना है और ऐसे ही आप सक्सेस पा सकोगे। प्लानिंग अगर अदरवाइज़ आपकी डायरेक्शन ही अलग अलग चली जाएगी, आपकी डायरेक्शन ही भटक जाएगी, तो फिर क्या होगा, क्या आप अपना गोल अचीव कर पाओगे। और मैनेजमेंट का तो इम्पॉर्टेंस ही, मैनेजमेंट के कैरेक्टर्स ही गोल्स और एम्स पे डिपेंड है। क्या आप कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। तो प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन। सेकंड, प्लानिंग रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी मतलब रिस्क। अब सपोज़ आप जब प्लान बनाते हैं
सपोज़ एज एग्ज़ाम्पल मैं आपको दे रही हूँ, आपके तरीके वाला एग्ज़ाम्पल, कि सपोज़ आप घूमने गए, ठीक है। अब आपको पता है कि लॉकडाउन हो गया है सब कुछ, लेकिन आप और आपके फ्रेंड्स नहीं माने, आप लोग नैनीताल घूमने चले गए, प्लान बनाया आपने, आप लोग मज़े से घूमने गए। उसके बाद क्या होता है, आपको रास्ते में ही चूली कोट के पास रोक लिया जाता है, पुलिस वाले आपको रोक लेते हैं और आपको बंद कर देते हैं अंदर, ठीक है। अब ये तो हो गया आपकी अनसर्टेनिटी, ये क्या हो गई, अनसर्टेनिटी हो गई। लेकिन अगर आपने उससे पहले ही प्लानिंग करी होती, अगर आपने सोचा होता कि यार ऐसी सिचुएशन चल रही है, सोच समझ के अगर आपने काम करा होता, तो आप उस रिस्क में पड़ते ही नहीं, बहुत ही कम चांसेस होते, या फिर आप कुछ कोई थर्ड रास्ता निकालते, कोई और रूट पकड़ते जिसमें पुलिस वाले ना हों, किसी और रूट से जाते, लेकिन अनसर्टेनिटी से बच जाते अगर आपने प्लानिंग करी होती कि नहीं भाई लॉकडाउन हो रखा है, हम किसी और रूट से जाएंगे, या हम अभी जाएंगे ही नहीं, अपनी सेफ्टी सिक्योरिटी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, या घर में बैठ के ही हम कोई मूवी का प्लान बना लेते हैं अगर गेट टुगेदर करना ही है। बहुत सारे रास्ते हैं। तो आप समझ गए रिस्क क्या हुआ, अनसर्टेनिटी क्या हुई, अंडरस्टैंड। ऐसे ही मैनेजमेंट में होता है, अगर आप कोई भी मैनेजमेंट कोई भी काम करता है, उसके रिस्क के बारे में ना सोचे, और रिस्क के साथ वो एक बैकअप प्लान ज़रूर बनाता है अनसर्टेनिटी से बचने के लिए। अनसर्टेनिटी मतलब बिन बुलाई आपदा आ गई, मतलब जो आपको पता भी नहीं है, वैसे ही जैसे मैंने अभी बताया था आपको कि पुलिस वालों ने पकड़ लिया, अच्छा खासा जा रहे थे रूट पे, पुलिस वालों ने पकड़ लिया, मतलब बिना बुलाए जो मुसीबत आ जाती है, अनसर्टेनिटी उसे बोलते हैं। फिर इसीलिए हम लोग प्लानिंग करते हैं ताकि उस अनसर्टेनिटी से बच सकें, उस रिस्क से बच सकें। अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट इज प्लानिंग रिड्यूसेस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज़। अब प्लानिंग क्या रिड्यूस करते हैं, ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल, मतलब कोई भी काम आप ऐसे कर लेते हो, अगर बिना सोचे समझे आप कर लेते हो, तो कभी कभार क्या होता है वही काम आप दोबारा भी कर लेते हो, और इससे क्या होता है वेस्ट, और कुछ चीज़ें ऐसा होता है कि एकदम वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ एक्टिविटीज़ आप करते हो बिना सोचे समझे, कुछ भी कर लिया, टाइम ख़राब कर दिया, ये कर लिया, फिर बाद में आपको फील होता है कि नहीं यार इस समय हम कुछ और कर लेते, शायद हमारे साथ कुछ और अच्छा हो जाता, ठीक है। तो ये सब अगर आप पहले ही सोच लो, प्लान कर लो, तो ये सब क्या होता है रिड्यूस करती है प्लानिंग। ऐसी मैनेजमेंट में क्या होता है कि मैनेजमेंट में तो वैसे ही आपको वेस्टफुल एक्टिविटीज़ को इग्नोर ही करना होता है, कभी मैनेजमेंट करती ही नहीं है उसे, तो ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज़ मैनेजमेंट को टोटल ही रिड्यूस करती है। अब ये किससे होता है, प्लानिंग। ओके, नाउ फोर्थ इज प्लानिंग प्रमोट्स इनोवेटिव आइडियाज़। अगर आप सोचोगे, अगर आप किसी चीज़ के बारे में थिंक करोगे, मुझे ऐसा करना है वो करना है, तो आप उसके बारे में क्या कलेक्ट करोगे, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करोगे। इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करोगे, उसके बाद क्या होगा, आपके माइंड में क्या आने लग जाएंगे, इनोवेटिव आइडियाज़ आने लग जाएंगे कि इस काम को इस तरीके से करता हूँ, या फिर आपका कोई ग्रुप बैठा हुआ है, आप उससे आइडियाज़ कुछ पूछ रहे हो, या फिर सोच रहे हो कि ये काम करने से पहले मैं उसकी राय ले लेता हूँ, किसी की एडवाइस ले लेता हूँ, किसी का सजेशन ले लेता हूँ, तो इससे क्या होता है आपके आइडियाज़ क्या होते हैं, क्रिएटिव बनते हैं, इनोवेटिव बनते हैं। ओके, नेक्स्ट इज प्लानिंग फैसिलिटेट्स डिसीज़न मेकिंग। डिसीज़न मेकिंग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टर्म है मैनेजमेंट का। पूरी मैनेजमेंट एक डिसीज़न मेकिंग प्रोसेस पे ही डिपेंड है कि आपको कब कौन सा डिसीज़न लेना है, और वो डिसीज़न क्या होना चाहिए, राइट होना चाहिए, ठीक है। मैनेजमेंट के लिए बहुत ही राइट होना चाहिए। तो प्लानिंग क्या करती है, फैसिलिटेट डिसीज़न मेकिंग करती है। प्लानिंग आप पहले ही कर लोगे कि मुझे ऐसा काम करना है, मुझे ये वर्क करना है, मुझे कंपनी को आगे तक लेके जाना है, मुझे कंपनी के इस गोल पे वर्क करना है, तो फिर आपको उसी तरीके के डिसीजंस भी लेने पड़ेंगे। जितने भी बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, वो हैं बिल गेट्स हैं, उन्होंने भी एक मोटिवेशन वीडियो उनकी भी है कि डिसीज़न मेकिंग के ऊपर। तो डिसीज़न मेकिंग बहुत आपकी डिसीज़न जो आप बनाते हो वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि एट द राइट टाइम पे आप राइट डिसीज़न कैसे लें। तो प्लानिंग ही फैसिलिटेट्स करती है धीरे धीरे आपकी डिसीजंस। ओके,
और मैनेजमेंट में तो बहुत ज़्यादा। नेक्स्ट इज़ प्लानिंग इस्टेब्लिश स्टैंडर्ड्स फॉर कंट्रोलिंग। प्लानिंग इस्टेब्लिश स्टैंडर्ड्स फॉर कंट्रोलिंग। प्लानिंग क्या करती है? स्टैंडर्ड बनाती है कंट्रोल करने का। कंट्रोल के एक डिसिप्लिन में एक चीज़ को करने का, एक बैलेंस वे में करने का प्लानिंग क्या करती है? स्टैंडर्ड बनाती है। ओके, नेक्स्ट इज फीचर्स। फीचर्स क्या है? प्लानिंग क्या क्या कर सकती है? प्लानिंग क्या फीचर्स क्या है? प्लानिंग फोकसेस ऑन अचीविंग गोल्स ऑब्जेक्टिव। गोल्स ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में फोकस करती है प्लानिंग। सेकेंड, प्लानिंग इज़ अ प्राइमरी फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। यस, प्राइमरी फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है। प्लानिंग इज़ परवेसिव। परवेसिव मीन्स कॉमन टू ऑल, सब कोई प्लानिंग कर सकता है। प्लानिंग इज़ कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअसली अगर आप प्लानिंग करते रहोगे तभी आपको फ़ायदा होगा, तभी मैनेजमेंट को फ़ायदा होगा। ठीक है, कंटिन्यूअसली चलती रहती है प्लानिंग। कोई भी आपको, अगर आप एक गोल अचीव कर लेते हो फिर आपको दूसरा गोल सेट करना होता है, फिर उसके लिए आपको प्लानिंग करनी होगी, फिर उसके लिए आपको मैनेजमेंट करना होगा। तो ये क्या, एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। ऐसा नहीं है कि एक जगह पे आने के बाद ये रुक गई है, नहीं, ये कंटिन्यूअसली आपकी क्या होती है? वर्क करती रहती है, चलती रहती है। नेक्स्ट इज प्लानिंग इज़ फ्यूचरिस्टिक। फ्यूचरिस्टिक क्यों? एक फ्यूचर के बारे में ही सोच के आप आज की प्लानिंग बनाते हो। अगर आपको कल कुछ काम करना है तो उसकी प्लानिंग आप आज कर रहे हो, तो कल क्या है? आपका फ्यूचर ही तो है। तो प्लानिंग इज़ फ्यूचरिस्टिक। ओके, नेक्स्ट इज प्लानिंग इन्वॉल्व डिसीजन मेकिंग। जो अभी मैंने आपको पहले ही वो समझा दिया ऊपर के पॉइंट में कि डिसीज़न वो कैसे लेती है, कैसे मैनेज करती है। प्लानिंग इन्वॉल्व्स करती है डिसीजन मेकिंग। प्लानिंग इज़ अ मेंटल एक्सरसाइज। यस, प्लानिंग इज़ अ मेंटल एक्सरसाइज। आपको उसमें और कुछ नहीं करना होता है, अपने माइंड पे थोड़ा जोर डाल के सोचना होता है कि किस काम को मैं किस तरीके से करूँ, न्यू न्यू ट्रिक्स कैसे अप्लाई करूँ। अंडरस्टूड? एक ये भी देख लेते हैं। प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट इज़ टू बी डन, व्हेन इज़ टू बी डन एंड बाय whom इज़ टू बी डन। वही बात आ गई। टू प्लान मीन्स टू लुक अहेड एंड chalk out future course of action. yes, future course of action. प्लानिंग क्या होता है? फ्यूचर को देखता है। लीड्स टू क्लियरली स्पेसिफाई ऑब्जेक्टिव्स। क्लियरली अपने ऑब्जेक्टिव्स को देखता है। ओके, इट एंड्स विद डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग पे ही एंड हो जाता है। या डिसीजन आप लेते हो फिर उसके अकॉर्डिंग आगे का वर्क करते हो। ब्रिजेस गैप वेयर वी आर एंड वेयर वी वांट टू गो। वही बात पूरी आ गई है इसमें। ठीक है, फीचर्स ऑफ प्लानिंग। नाउ नेक्स्ट इज प्रोसेस ऑफ प्लानिंग। प्रोसेस क्या है प्लानिंग का? कि फर्स्ट इज सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स। कि हमें ऑब्जेक्टिव्स क्या करने होते हैं? सेट करने होते हैं। ऑब्जेक्टिव में बी सेट फॉर द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन एंड ईच डिपार्टमेंट और यूनिट विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। मतलब ऑब्जेक्टिव्स या तो पूरे एक एंटायर ऑर्गेनाइजेशन के लिए सेट होगा, ओके, या फिर अलग अलग छोटे छोटे डिपार्टमेंट्स के लिए भी सेट हो सकता है, या फिर यूनिट, ऑर्गेनाइजेशनल जो यूनिट होती है अलग अलग यूनिट्स के लिए भी पूरा सेट हो सकता है। तो एक ऑब्जेक्टिव्स बनाते हैं कि उन ऑब्जेक्टिव्स को हमें अचीव करना है, उसी हिसाब से क्या करते हैं? प्लानिंग करते हैं। सेकेंड इज डेवलपिंग प्रीमिसेस। डेवलपिंग प्रीमिसेस। प्लानिंग इज कंसर्न विद द फ्यूचर विच इज़ अनसर्टेन एंड एवरी प्लानर इज यूजिंग कंजक्चर अबाउट व्हाट माइट हैपन इन फ्यूचर। मतलब प्रीमिसेस हम पहले ही बनाते हैं कि अगर आज हम इस तरीके का वर्क करेंगे, आज हम ऐसा वर्क करेंगे, ऐसी प्लानिंग करेंगे, तो कल हमें क्या फ़ायदा होगा, कल हमें क्या बेनिफिट होगा, या फिर हमें क्या क्या नुकसान भी हो सकता है। ठीक है, तो दोनों साइड को लेके चलना है। दोनों साइड, चाहे रिस्क इन्वॉल्व हो चाहे प्रॉफिट इन्वॉल्व हो, लेकिन डेवलप करता है प्लानिंग प्रीमिसेस। नेक्स्ट इज आइडेंटिफाइंग अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। प्लानिंग आपको किस में हेल्प करता है? अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन को आइडेंटिफाई, मतलब अलग अलग जो आप एक्शंस लेते हो उसको आइडेंटिफाई करने में। वंस ऑब्जेक्टिव्स आर सेट, assumptions are made, then the next step would be act upon them. ऑब्जेक्टिव्स बन जाते हैं, assumptions बन जाती हैं। ठीक है, assumptions क्या हुआ? assumptions क्या हुआ बेटा? assumptions हुआ माइंड मैपिंग। मतलब आप अपने माइंड में क्या क्या सोच सकते हो,
मतलब एज्यूम कर लेते हो उसे कि हाँ इतना हो सकता है, ऐसा हो सकता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, अजम्पशंस बोलते हैं। ओके, तो नेक्स्ट स्टेप अजम्पशंस बना लेते हो, प्लानिंग बना लेते हो, ऑब्जेक्टिव सेट कर लेते हो आप। तो फिर नेक्स्ट स्टेप आपका क्या होता है कि उसमें एक्ट करो आप। ओके, एक्ट करो उसके हिसाब से। अगर आपने सोचा कि एग्ज़ाम्पल मैं आपको देती हूँ, आज तो आपने सोच लिया कि सुबह जल्दी उठेंगे, एक्सरसाइज वगैरह करेंगे, ठीक है, डाइट कॉन्शियस हो जाएंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, ये वो आपने प्लानिंग पूरी बना ली, एज्यूम कर लिया इससे ये होगा, इससे हमारी बॉडी की हेल्थ अच्छी हो जाएगी, ऐसा होगा, मेरे मार्क्स अच्छे आ जाएंगे, ये वो सो कर लिया, एज्यूम बना ली, एजम्पशंस बना ली, ऑब्जेक्टिव सेट कर लिया, सब कुछ रात में सब कुछ करके जल्दी सो भी गए। लेकिन सुबह सुबह क्या हो गया, जब उस पर एक्ट करने का वक्त आया तब आपको क्या आ गई, लेज़ीनेस। आप क्या सोते ही रह गए, आपने अपना अलार्म बंद करा और सोते रह गए, तो उस पर एक्ट करा ही नहीं। ठीक है, एक्ट करना इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। एक्ट करना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। जो भी आप प्लानिंग सेट कर रहे हो, प्लान सेट कर रहे हो, उसके जब तक उस पर आप एक्ट नहीं करोगे, एक्शन नहीं लोगे, तब तक आप सक्सेस को नहीं पा सकते। फोर्थ इज़ evaluating alternative courses. The next step is to weigh the pros and cons of each alternative. मतलब evaluating मतलब क्या, एक evaluation निकालना कि मैं जो चीज़ कर रहा हूँ, अल्टरनेटिव कोर्सेज कर रहा हूँ, वो सही है नहीं है, उसके क्या बेनिफिट्स हैं और क्या उसके डिसएडवांटेज या डीमेरिट्स हैं। ओके, नेक्स्ट इज सेलेक्टिंग एन अल्टरनेटिव। फिर हम क्या करते हैं, डिसीज़न मेकिंग करते हैं, तो एक अच्छा सा ही डिसीज़न हम लेते हैं, सही सा डिसीज़न, उसी के अकॉर्डिंग हम वर्क करते हैं। जैसे इसमें लिखा भी है, दिस इज़ द रियल पॉइंट ऑफ डिसीज़न मेकिंग, द बेस्ट प्लान हैज़ टू बी अडॉप्टेड एंड इम्प्लीमेंटेड। सपोज़ आपने 10 प्लान बनाए या 5 प्लान बनाए आपने, फिर उसमें से आपने देखा कि कौन सा बेस्ट वर्क करेगा आज की सिचुएशन के हिसाब से, क्योंकि प्लान तो आपके सारे ही अच्छे हो सकते हैं, लेकिन सिचुएशन, जो आज की सिचुएशन चल रही है, उसके हिसाब से आपका कौन सा प्लान वर्क करेगा, तो फिर आपको क्या करना है, उसी हिसाब से वो क्या करना है, इम्प्लीमेंट करना है। ओके, नेक्स्ट इज़ इम्प्लीमेंट द प्लान। वही हो गया कि अब एक्शन लेना है, भाई प्लानिंग तो कर लिया, अब एक्शन करना है। नेक्स्ट इज़ फॉलो अप एक्शन, एक्शन करना है, फिर उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करना है। ओके, अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू प्लानिंग। Next is organizing, the second function of the management. Organizing leads to what you have to do in a specialized way, in a good way, good manner। मतलब एक किसी भी काम को एक अच्छे वे में, एक ऑर्गेनाइज्ड वे में करना, जिसमें आपकी क्या हो, डेलीगेशन हो। ठीक है, वो काम को करने में आपकी क्या हो, डेलीगेशन हो, और उसे आप मोस्ट एफिशिएंट वे में, बहुत अच्छे वे में, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ वर्क करो। ऑर्गेनाइजेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग and grouping of the work to be performed, defining and delegating responsibility and authority, and establishing relationship for the purpose of enabling people to work more efficiently। मतलब क्या, आप किसी भी काम को कितनी efficiently with responsibility, authority, ओके, आप उस काम को करते हो। ठीक है, आप कितनी अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज्ड वे में किसी भी अपने वर्क को करते हो, किसी भी काम को करते हो या अपने वर्क को करते हो, तो मैनेजमेंट भी एक ऑर्गेनाइजेशन से ही चलता है, एक ऑर्गेनाइज्ड वे में ही चलता है कि अलग अलग सबके डिपार्टमेंट्स होते हैं और फिर वो लोग उसी फील्ड में वर्क करते हैं। किसी का डिपार्टमेंट कंप्यूटर से रिलेटेड है, किसी का डिपार्टमेंट उससे रिलेटेड मतलब कैश से रिलेटेड होता है, किसी का कोई क्लर्क होता है तो उसका डिपार्टमेंट उससे रिलेटेड होता है, किसी का सेफ्टी से रिलेटेड होता है, तो वो उसी हिसाब से वर्क करते हैं। ओके, तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन पूरी एक ऐसे ही बनती है।
ऑर्गेनाइजिंग इज़ टू ब्रिंग अबाउट अ गुड ऑर्डरली स्ट्रक्चर एंड पुट इनटू वर्किंग ऑर्डर। एक स्ट्रक्चर वो मैंने अभी जैसे आपको बताया कि अलग अलग स्ट्रक्चर बना देते हैं कि जिसका जो डिपार्टमेंट है वो उसी में वर्क करता है और उसी के हिसाब से क्या करते हैं, ऑर्डर उनके लिए बनाते हैं कि वो उसी वर्किंग ऑर्डर में क्या करते हैं, अपना वर्क करते हैं। नेक्स्ट इज concerned with establishing interrelationship among jobs, section, department and positions। मतलब जो अलग अलग सेक्शन, डिपार्टमेंट और जो पोजीशंस होते हैं क्या होते हैं, उनमें कंसर्न होता है कि आप किस तरीके से एक ऑर्गेनाइज्ड वे में वर्क कर रहे हो। ठीक है, तो रिलेशनशिप क्या करता है, वो इस्टेब्लिश करता है उस तरीके से कि आप जिसकी जो पोजीशन है, जिसका जो डिपार्टमेंट है, जो जॉब है, सेक्शन है, वो उसी फील्ड में एक ऑर्गेनाइज्ड वे में वर्क करें। सेकेंड इज एम इज़ टू इनेबल पीपल टू वर्क टुगेदर फॉर अ कॉमन पर्पस। इसका क्या एम होता है कि बहुत सारे पीपल, अब मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट इज़ अ, मैंने आपको इम्पोर्टेंस में ही बताया था, मैनेजमेंट इज़ अ ग्रुप एक्टिविटी। ग्रुप एक्टिविटी मतलब एक मैनेजमेंट खाली वन पर्सन तो बना नहीं सकता है, बहुत सारे पर्सन्स मिलके बनाते हैं, एक पूरी टीम, लीडरशिप मिलके उसे मैनेजमेंट को खड़ा करती है। ठीक है, तो फिर ऑर्गेनाइजिंग का क्या एम होता है, ऑर्गेनाइजिंग का ये होता है कि सारे पीपल क्या करें, एक साथ वर्क करें और सबका गोल क्या हो, एक ही हो। सबका गोल क्या हो, एक ही हो, वो जो मैनेजमेंट ने बनाया है कि उसे सक्सेस मतलब वो कैसे सक्सेस होगा उसके हिसाब से उसने प्लानिंग करी है और वैसा गोल सेट करा है, तो सबके लिए भी क्या होगा, वही गोल होगा। ओके, नेक्स्ट इज द ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप ऑफ पीपल इन अ कलेक्टिव सेंस इज नोन एज ऑर्गेनाइजेशन। यस, बिल्कुल सही बात बोली है। द ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप ऑफ पीपल इन अ कलेक्टिव सेंस इज नोन एज ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट इज ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस। अब ये किस प्रोसेस पे वर्क करता है? First is division of work. The first process of organizing includes identification and division of work which shall be done in accordance with the plans that are determined previously. जो plans आपने पहले बनाए हैं उस प्लान को अलग अलग भागों में, अलग अलग डिपार्टमेंट्स में बांटा और फिर डिवीज़न ऑफ वर्क, मतलब लोग अलग अलग हैं लेकिन वर्क वो किसके लिए कर रहे हैं, एक ही गोल को अचीव करने के लिए वर्क कर रहे हैं। तो डिवीज़न ऑफ वर्क मतलब सबको अलग अलग से वर्क दे दिया, आप ये काम करोगे, आप ये काम करोगे, आप ये काम करोगे, लेकिन एट द एंड क्या होगा, एक ही गोल अचीव होगा। ओके, नेक्स्ट इज डिपार्टमेंटेशन। डिपार्टमेंटेशन वंस द वर्क of identifying and dividing the work has been done, those two similar to be grouped। अब डिवीज़न हो गया वर्क का, उसके बाद अलग अलग के ग्रुप्स बना दिए जाते हैं। अकेले तो कोई काम नहीं करता ना, अलग अलग ग्रुप्स बना दिए जाते हैं। आप ये गोल अचीव करोगे, आप ये ऑब्जेक्टिव अचीव करोगे, आप ये करोगे, आप ये करोगे, आप ये करोगे। किसी का डिपार्टमेंट कुछ है तो वो करेंगे। नेक्स्ट इज लिंकिंग डिपार्टमेंट। लिंकिंग क्या, अलग अलग डिपार्टमेंट्स को अब ड्यूटी तो अपॉइंट कर दी है लेकिन उनको क्या करा है, साथ में लिंक भी करा है। व्हेन द प्रोसेस ऑफ डिपार्टमेंटेशन वॉज completed, linking of department has to be done so that the department operate in a coordinated manner which gives a shape to overall organization structure। जब सारे डिपार्टमेंट को अलग अलग ड्यूटीज़, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ प्रोवाइड कर दी, उसके बाद उन्हें लिंक भी करते हैं। ठीक है, ताकि एक ऑर्गेनाइजेशनल, एक आपका मैनेजमेंट का एक अच्छा ओवरऑल स्ट्रक्चर्ड ऑर्गेनाइजेशन बन सके और आपस में क्या हो, एम्प्लॉयज़ का आपस में क्या हो, कोऑर्डिनेशन हो। ठीक है, और कोऑपरेशन भी, सब लोग साथ मिलके अच्छे से वर्क कर सकें। नेक्स्ट इज असाइनिंग ड्यूटीज़। जैसा कि पहले ही बताया, अलग अलग डिपार्टमेंट को अलग अलग ड्यूटीज़ असाइन करना होता है। ऑन कंप्लीशन ऑफ डिपार्टमेंटेशन प्रोसेस, असाइनिंग ड्यूटीज़ दैट इज डिफाइनिंग अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ टू द एम्प्लॉयज़ ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्किल्स capabilities has to be done, which in consequence magnifies efficiently with regard to the work। अब अलग अलग डिपार्टमेंट को तो आपने वर्क दे दिया, मैनेजमेंट ने वर्क दे दिया, ठीक है, डिपार्टमेंट्स को लिंक भी कर दिया। अब जो ग्रुप है,
जो ग्रुप है, जो ग्रुप का हेड होगा, लीडर होगा, वो देखेगा कि यार मेरे ग्रुप में किसके पास कौन सी अच्छी स्किल है। हो सकता है कोई ड्राइंग बहुत अच्छी बनाता हो, कोई सिंगिंग बहुत अच्छी करता हो, ठीक है, तो किसके पास कौन सी बहुत ज़्यादा अच्छी स्किल्स है, तो वो इस हिसाब से क्या करेगा कि यार ये हमें वर्क मिला है, हमारे ग्रुप को ये वर्क मिला है, आप ये वर्क करोगे, आप ये वर्क करोगे, आप ये वर्क करोगे। सबकी कैपेबिलिटीज़, सबकी स्किल्स को ध्यान में रखते हुए, सारे एम्प्लॉयज़ की कैपेबिलिटीज़, स्किल को ध्यान में रखते हुए ड्यूटीज़ वो असाइन कर देगा। ओके, नेक्स्ट इज डिफाइनिंग हायरार्चिकल स्ट्रक्चर। ईच एम्प्लॉय शुड ऑल्सो नो फ्रॉम whom he has to take orders and whom he is accountable responsible। अब एक एक एम्प्लॉयज़ को, जैसे मैंने बताया आपको कि कोई भी ग्रुप होता है आपका, तो उसका क्या होता है, एक लीडर होता है। तो फिर अलग अलग ग्रुप्स हैं, तो अलग अलग एम्प्लॉयज़ हैं उसके अंदर। अब उनको पता है कि उनको किससे ऑर्डर लेना है और उनको कैसे वर्क करना है। आप स्टूडेंट हो, आप हमसे ऑर्डर लोगे टीचर से, ठीक है, हम टीचर हैं तो हम किससे ऑर्डर लेंगे, प्रिंसिपल से ऑर्डर लेंगे। प्रिंसिपल किससे लेंगे, ओनर से ऑर्डर लेंगे। तो फिर ये एक क्या चल रही है, ये एक प्रोसेस चल रही है, ठीक है, कि आप इससे ऑर्डर लेंगे, आप इससे ऑर्डर लेंगे, एंड वो ही उस काम के लिए क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबल भी होते हैं। तो ये क्या है, हायरार्चिकल स्ट्रक्चर चलता है पूरा। ऐसे ही मैनेजमेंट में आपका पूरा क्या चलता है, हायरार्चिकल स्ट्रक्चर चलता है। अंडरस्टूड। नेक्स्ट इज डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग इज़ अ प्रोसेस, वही मैंने आपको पहले ही बताया था, डायरेक्टिंग इज़ अ प्रोसेस, इट इज़ अ पथ इन विच मैनेजमेंट गेट डायरेक्शन। Activating deals with the step a manager takes to get subordinates and other to carry out plans। आपने प्लानिंग करी, आपने ऑर्गेनाइजिंग करी, ठीक है, उसके बाद आप ये देखोगे कि हमारा जो मैनेजमेंट है, हमारा जो कंपनी है, वो कौन सी दिशा में जा रहा है, कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है, क्या वो सही डायरेक्शन है या नहीं है, ठीक है। तो एक कंपनी को एक डायरेक्शन देना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आप इस इमेज में ही दे रहे हो कि एक वन मैन आगे चल रहा है, फिर पूरे सारे लोग उसके पीछे 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 चल रहे हैं। तो क्या है, उसको एक डायरेक्शन मिल रही है कि आपको इसी पथ पे चलना है, और इस पथ पे सब एक साथ जब चलते हैं तो फिर क्या होते हैं, उनको सक्सेस जल्दी ही अचीव होती है। डायरेक्टिंग इज़ कंसर्न विद instructing, guiding and inspiring people in the organization to achieve organizational goal। yes, organizational goal को achieve करने के लिए एक instructing, guiding और inspiring people क्या करते हैं, अपनी ऑर्गेनाइजेशन को पूरी तरीके से ऐसे डायरेक्ट करते हैं ताकि वो गोल को जल्दी से जल्दी अचीव कर सकें। सेकेंड इज इंश्योर्स दैट पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्म देयर ड्यूटीज़ इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर। अब वो देखते हैं कि यार जो भी हमारे मैनेजमेंट में, जो भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन में ड्यूटी कर रहे हैं एम्प्लॉयज़, वो अपना बेस्ट दें, अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस करें। फॉर एग्ज़ाम्पल, I am a teacher, you are a student, and I want you to do all best in your exams, best performance in your exams as well as in your life also. Okay? So I want कि आप अपना कैरियर बहुत अच्छे से बनाएं, बेस्ट करें, ठीक है। तो फिर यही चीज़ होती है मैनेजमेंट में कि मैनेजमेंट देखता है कि यार गोल को अचीव करने के लिए एम्प्लॉयज़ क्या करें, अपना बेस्ट दें, बेस्ट परफॉर्मेंस दें। थर्ड इज़ एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्शन एंड सुपरविज़न, मोटिवेशन, लीडरशिप एंड कम्युनिकेशन। अब डायरेक्शन आप कैसे दे सकते हो एम्प्लॉयज़ को, बाय द वे ऑफ सुपरविज़न, ठीक है। एक विज़न दे सकते हो आप कि आज आप अगर इस तरीके से काम कर रहे हैं तो कल आपको क्या क्या प्रॉफिट हो सकते हैं, क्या क्या लॉस हो सकते हैं। सेकेंड इज़ मोटिवेशन, अगर कोई भी एम्प्लॉय डीमोटिवेट हो रहा है वर्क करने से तो आप क्या कर सकते हो, उसे अलग अलग वे में मोटिवेट कर सकते हो। सेकेंड इज़ थर्ड इज़ लीडरशिप। लीडरशिप क्या होती है कि
आप किस तरीके से अपनी ऑर्गेनाइजेशन को लीड कर रहे हैं, आप किस तरीके से अपनी ऑर्गेनाइजेशन को लीड कर रहे हैं इन अ बेस्ट पॉसिबल वे, ताकि सब आपकी बातें सुने, समझें और उसी के अकॉर्डिंग वर्क करें। फोर्थ इज़ कम्युनिकेशन, कि आपकी बात करने का तरीका कैसा है, आपकी कम्युनिकेशन कैसी है, वो लोगों को पसंद भी आ रही है या नहीं आ रही है, आप अपनी बातों से कितना लोगों को कन्विंस कर सकते हैं और उनको आप जिस पथ में लेकर आना चाहते हैं, जिस डायरेक्शन में उनको लेकर आना चाहते हैं, उस डायरेक्शन में आप कैसे लेकर आते हैं। ओके, डायरेक्टिंग, इम्पॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग, व्हाट आर द इम्पॉर्टेंस? डायरेक्शन इंडिकेट्स एक्शन, डायरेक्शन, आप जिस डायरेक्शन में जाएंगे उसी तरीके के आप क्या करेंगे, एक्शंस करेंगे। सेकेंड इज़ डायरेक्शन इंटीग्रेट्स एम्प्लॉयज़ एफर्ट्स, अगर आप सही डायरेक्शन में जाएंगे तो आप सही एफर्ट्स भी लगा पाएंगे और आपके एफर्ट्स जब सही लगेंगे, ठीक है, तो फिर आप सक्सेस को भी जल्दी से अचीव कर पाएंगे। तो डायरेक्शन इंटीग्रेट्स एम्प्लॉयज़ एफर्ट, जितनी भी मेहनत कर रहे हैं अगर वो गलत डायरेक्शन में आपने मेहनत कर दी तो बाद में अफसोस होता है ना कि यार हम ये कर लेते तो आज हम शायद किसी अच्छी पोस्ट पे होते, या फिर कुछ भी आप सोचते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल कि आप सोचते हो कि यार ये कर लिया होता तो ये हो जाता, ये कर लिया होता तो वो हो जाता, तो मतलब उसमें क्या होता है, डायरेक्शन की कमी होती है। बिना सोचे समझे या फिर बिना अपनी कैपेबिलिटीज़ को ध्यान में रखे हुए आप कुछ ना कुछ गलत काम कर जाते हो, जिससे आपकी क्या हो जाती है, मेहनत बेकार हो जाती है। नेक्स्ट इज़ डायरेक्शन इज़ द मीन्स ऑफ मोटिवेशन, जब आप सही डायरेक्शन में काम करते हो, ठीक है, तो क्या होता है, मीन्स ऑफ मोटिवेशन भी बन जाता है आपका कि हमें इस डायरेक्शन में ही काम करना है और जल्द से जल्द सक्सेस को अचीव करना है। नेक्स्ट इज डायरेक्शन प्रोवाइड स्टेबिलिटी एंड बैलेंस इन द ऑर्गेनाइजेशन, डायरेक्शन क्या प्रोवाइड करता है, एक स्टेबिलिटी देता है ऑर्गेनाइजेशन को, बैलेंस भी मेंटेन करके रखता है, क्योंकि एक सारा जो आपके ग्रुप है, सारे जो ग्रुप ऑफ पर्सन्स हैं वो एक ही गोल के लिए वर्क कर रहे हैं, एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो फिर इससे क्या होता है, एक स्टेबिलिटी मिलती है। अगर 2-3 जने अलग जा रहे हैं, 2 जने अलग जा रहे हैं, 4 जने अलग जा रहे हैं, तो क्या स्टेबिलिटी मिल पाएगी ऑर्गेनाइजेशन को? नहीं मिल पाएगी, कभी भी नहीं मिल पाएगी, ना ही बैलेंस हो पाएगी ऑर्गेनाइजेशन। तो डायरेक्शन ही सबको एक पथ पे लेके आती है और ऑर्गेनाइजेशन को बैलेंस करती है। नेक्स्ट इज डायरेक्शन फैसिलिटेट्स चेंजिंग इन द ऑर्गेनाइजेशन, डायरेक्शन क्या फैसिलिटेट करता है, चेंज, जो आपके ऑर्गेनाइजेशन में कुछ ना कुछ चेंजेस होते हैं उसे क्या करता है, फैसिलिटेट करता रहता है, चेंज करता रहता है टाइम पे और ज़्यादा उसे इन्हांस करता रहता है। ओके, नेक्स्ट इज स्टाफिंग, स्टाफिंग जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, स्टाफिंग क्या है, एक रिक्रूटमेंट प्रोसेस है। स्टाफिंग क्या है, एक रिक्रूटमेंट प्रोसेस है। ये मैनेजमेंट के एक फंक्शन, क्या कहें हम इसे, एक प्रोसेस ही कहेंगे, जिससे क्या होता है, रिक्रूटमेंट होती है। ओके, स्टाफिंग इज़ अ फंक्शन बाय विच मैनेजर्स बिल्ड एन ऑर्गेनाइजेशन through the recruitment, selection and development of individual as capable employees। अब पहले ही बताया था मैंने आपको, स्टाफिंग क्या है, एक रिक्रूटमेंट प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, एम्प्लॉयज़ का सिलेक्शन होता है, फिर उनका टेस्ट लिया जाता है, उनकी एबिलिटीज़ कैपेबिलिटीज़ को चेक करा जाता है, इंटरव्यू होता है, देन उसके बाद हायर करा जाता है उन्हें पोस्ट पे। तो फिर वो क्या देखते हैं, कैपेबल एम्प्लॉयज़ देते हैं। जैसे कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं, एसएससी के हो गए, बैंक के हो गए, तो उसमें आपको क्या करना होता है, पहले क्वालिफाई करना होता है एग्ज़ाम, अपना सिलेक्शन लेना होता है, देन फिर इंटरव्यू होते हैं आपके, फिर मेडिकल चेकअप होता है, देन उसके बाद आप एक पोस्ट पे हायर कर जाते हो। तो फिर ऐसे ही आप किसी पोस्ट पे हायर नहीं करे जा सकते हो, उसके लिए क्या होता है, ये प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, स्टाफिंग बोलते हैं। सो व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ स्टाफिंग, फिलिंग द ऑर्गेनाइजेशनल पोजीशंस, ऑर्गेनाइजेशन पोजीशन मतलब सपोज कंपनी को नीड है 50 एम्प्लॉयज़ की, 50 एम्प्लॉयज़ उसने रख भी लिए, लेकिन 2 एम्प्लॉयज़ ऐसे हैं जो
जिनकी कुछ प्रॉब्लम थी उन्होंने क्या करा, जॉब लीव कर दी, तो 2 एम्प्लॉयज़ की क्या हो गई, वैकेंसी खाली हो गई उधर। तो अब कंपनी क्या करेगी, स्टाफिंग प्रोसेस को अप्लाई करेगी कंपनी। अब कंपनी क्या करेगी, रिक्रूटमेंट रखेगी अपनी कंपनी में, ओके। फिर सिलेक्शन करेगी उन एम्प्लॉयज़ का, फिर एम्प्लॉयज़ को दोबारा रखेगी, मतलब जो लेकिन उसका जो वो है क्राइटेरिया है 50 एम्प्लॉयज़ का, उसे वो पूरा करेगी ताकि उसके मैनेजमेंट क्या कर सके, अच्छे से वर्क कर सके। सेकंड इज़ डेवलपिंग कॉम्पिटेंसीज टू चैलेंजेस। अब कॉम्पिटिशन्स रखते हैं वो, कुछ ना कुछ चैलेंजेस रखते हैं एम्प्लॉयज़ के आगे रिक्रूटमेंट प्रोसेस में, जो उसे क्लियर कर लेगा उसे वो उस पोस्ट के लिए हायर कर देंगे। थर्ड इज़ रिटेनिंग पर्सनल और प्रोफेशनलिज्म। अब पर्सनलिज्म को क्या, वो पर्सनल को क्या करते हैं, वो रिटेन करते हैं, प्रोफेशनलिज्म को अपनाते हैं। मतलब जो भी आपका एक रिक्रूटमेंट प्रोसेस होता है वो पर्सनल बेसिस पे नहीं होता है, चाहे वो इंटरव्यू हो या फिर आपका कोई भी एग्ज़ाम वो लेते हैं, ठीक है, तो कोई भी पर्सनल वे पे नहीं होगा, वो एक प्रोफेशनली वे पे एक एग्ज़ाम, एक पेपर वो सेट करते हैं और मार्क्स उसके सेट करे जाते हैं, जो उसे क्वालिफाई करता है, ठीक है, उसका वो सिलेक्शन करते हैं। मतलब ये एक बहुत ही प्रोफेशनल वे में होता है, तो फिर रिटेन करते हैं वो पर्सन, कोई भी पर्सनल मैटर उसमें नहीं होता है। फोर्थ इज़ ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। बात बिल्कुल सही है, ह्यूमन रिसोर्सेज को वो क्या करते हैं, उनकी स्किल्स को यूटिलाइज करते हैं, ओके। नेक्स्ट इज स्टाफिंग इज कंसर्न विथ रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, प्लेसमेंट, ट्रेनिंग, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट फॉर ऑफ ऑल मेंबर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। यस, बात बता चुकी हूँ मैं आपको। स्टाफिंग क्या करती है, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, प्लेसमेंट, फिर ट्रेनिंग भी देती है अगर ट्रेनिंग नीडेड है तो, किसके लिए, ग्रोथ और डेवलपमेंट करती है एम्प्लॉयज़ के, ठीक है, किसके लिए, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। नेक्स्ट इज प्रोसेस इन्वॉल्व इन आइडेंटिफाइंग, असेसिंग, प्लेसिंग, एवेलुएटिंग एंड डेवलपिंग इंडिविजुअल एट वर्क। प्रोसेस किस प्रोसेस पे वर्क करते हैं वो, आइडेंटिफाइंग, असेसिंग, प्लेसिंग, एवेलुएटिंग एंड डेवलपिंग इंडिविजुअल एट वर्क। थर्ड इज़ कंटिन्यूस नेचर, ये भी कंटिन्यूस नेचर की होती है। सपोज़ आपके एम्प्लॉयज़, कुछ एम्प्लॉयज़ की सीट वेकेंट है तो उसे आप फिल करेंगे, फिर से एम्प्लॉयज़ की सीट वेकेंट होती है तो फिर से आप स्टाफिंग प्रोसेस को क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। तो कंटिन्यूस ही प्रोसेस है वो, ओके। ह्यूमन रिसोर्स एज एसेट्स, ये मैं अभी आपको पहले ही बता चुकी हूँ, ह्यूमन रिसोर्स का यूज़ करते हैं वो। नाउ स्टाफिंग प्रोसेस क्या है, फर्स्ट इज एनालाइजिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट। स्टाफिंग क्या करती है, एनालाइजिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट, ओके। इट इज़ मेकिंग एन एनालिसिस ऑफ वर्क एंड एस्टिमेटिंग द मैन पावर रिक्वायरमेंट टू अकम्प्लिश द सेम। अब एनालिसिस ऑफ वर्क करती है कि हमारी कंपनी में ये वर्क है, इस तरीके से का वर्क है, तो क्या एम्प्लॉयज़ ये कर पाएगा भी नहीं, ये कर पाएंगे भी या नहीं कर पाएंगे। तो पहले तो वो वर्क एनालाइज करती है कि ये वर्क है और उसी हिसाब से वो सेट करती है कि अगर किसी की क्वालिफ़िकेशन इतनी है या कैपेबिलिटी इतनी है तो वही इस पोस्ट के लिए क्या है, एलिजिबल है। तो ये होती है मैन पावर रिक्वायरमेंट, ओके। सेकंड इज रिक्रूटमेंट, इट इज़ आइडेंटिफाइंग एंड अट्रैक्टिंग कैपेबल applicants फॉर एम्प्लॉयमेंट। इट एंड्स विद द सबमिशन ऑफ एप्लीकेशंस बाय द एस्पिरेंट्स। रिक्रूटमेंट जैसे मैंने आपको पहले ही बताया क्या है, प्रोसेस है, अट्रैक्ट करता है कैपेबल एप्लीकेंट्स को कि यार हम भी इस पोस्ट के लिए क्या हैं, एलिजिबल हैं, तो हम भी इस वैकेंट पोस्ट को क्या करते हैं, फॉर्म फिल करते हैं। तो ये अट्रैक्ट करता है और एप्लीकेशंस सबमिट करता है एप्लीकेंट्स की, ठीक है। नेक्स्ट इज सिलेक्शन। फिर रिक्रूटमेंट के बाद क्या आ गई, सिलेक्शन प्रोसेस आ गई। सिलेक्शन, इट इज़ चूजिंग द फिट कैंडिडेट फॉर द एप्लीकेशंस रिसीव्ड इन द प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट। जो भी कैंडिडेट उस पोस्ट के लिए फिट है वो उस कैंडिडेट को क्या करते हैं, सिलेक्ट करते हैं। अब प्रोसेस चाहे उसका रिटन एग्ज़ाम हो, चाहे इंटरव्यू हो, चाहे कुछ और हो, ठीक है। सिलेक्शन जिसके बेसिस पे, मतलब जैसा उनका वर्क है वो उसके बेसिस पे कर सकते हैं। नेक्स्ट इज प्लेसमेंट, दिस मे बी ऑन प्रोबेशन
and on successfully completion of the same of candidate may be offered permanent employment. अब प्लेसमेंट क्या होती है कि आपकी कैपेबिलिटी को ध्यान में रखते हुए आपको क्या करा, एक सक्सेसफुल पोजीशन पे आपको प्लेस कर दिया, आपको उधर पोस्ट कर दिया. ओके. नेक्स्ट इज ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट. इट इज़ कंसर्न विद imparting and developing a specific skill for a particular purpose. It is क्या है कि आपके अंदर जो क्वालिटीज़ हैं उसे और इन्हांस करने के लिए ट्रेनिंग और डेवलपमेंट करी जाती है, जो आपके अंदर जो भी स्किल्स हैं उसे और इन्हांस करने के लिए. ओके. नेक्स्ट इज परफॉर्मेंस अप्रेजल. सिस्टमैटिक एवेल्युएशन of personnel by superiors and other familiar with their performance so as to rank employees to ascertain their eligibility for promotions. अब performance appraisal क्या होता है कि किस एम्प्लॉयज़ ने इतने से इतने टाइम तक अच्छा वर्क करा, गुड वर्क करा और बैड वर्क करा. तो परफॉर्मेंस अप्रेजल मतलब क्या करते हैं, देखते हैं एम्प्लॉयज़ को कि किस एम्प्लॉयज़ ने कितना ज़्यादा अच्छा वर्क करा है. फिर उसी हिसाब से क्या करते हैं, वो उनको प्रमोट करते हैं, उनकी रैंकिंग बनाते हैं. जिसका बहुत ज़्यादा अच्छा वर्क होता है फिर उसको क्या देते हैं, प्रमोशन देते हैं. अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू. नेक्स्ट एंड लास्ट इज कंट्रोलिंग. सो कंट्रोलिंग इज डिटरमाइंड व्हाट इज बीइंग अकम्प्लिश्ड, दैट इज एवेल्युएटिंग परफॉर्मेंस एंड if necessary applying corrective measure so that performance take place according to plans. अब क्या होता है कि प्लानिंग आप कर लेते हो, ऑर्गेनाइजिंग कर लेते हो, डायरेक्टिंग कर लेते हो, ठीक है, स्टाफिंग की ज़रूरत पड़ती है तो वो भी कर लेते हो. लेकिन अगर इन सब के बीच में ही कंट्रोलिंग ना हो तो आप क्या करते हो, आप लापरवाह नहीं हो जाओगे, डीमोटिवेट हो जाओगे बार बार. तो थोड़ा सा कंट्रोलिंग फंक्शन भी कंपनी को अप्लाई करना पड़ता है. किसके लिए, परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करने के लिए. अब बीच बीच में एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस इवैल्यूएट करते हैं. किसी की परफॉर्मेंस लो होती है, फिर उसे बोला जाता है कि भाई आपकी परफॉर्मेंस लो है तो इसे आप सुधारिए अपनी परफॉर्मेंस को. ठीक है. अप्लाइंग करेक्टिव मेजर्स, अलग अलग प्लान्स, अलग अलग करेक्टिव मेजर्स. किसी से कुछ गलती हो जाती है, कुछ फॉल्ट हो जाते हैं तो उस करेक्टिव मेजर्स भी अप्लाई करे जाते हैं. ठीक है. जो कंपनी ने प्लान्स बनाए हैं, जो मैनेजमेंट ने प्लान्स बनाए हैं, उसे अच्छी तरीके से वर्क करने के लिए, ठीक है, वो अच्छी तरीके से वर्क करे, उसके लिए कंट्रोलिंग का बहुत बड़ा रोल होता है. कंट्रोलिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ इंश्योरिंग दैट एक्चुअल एक्टिविटीज़ कन्फर्म टू प्लान्ड एक्टिविटीज़. जो आपने प्लान्ड एक्टिविटी बनाई थी वो क्या एक्चुअल में वैसे ही वर्क कर रही है या नहीं कर रही है, कंट्रोलिंग फंक्शन ये देखता है. कंट्रोलिंग इज़ द मेजरमेंट एंड करेक्शन ऑफ परफॉर्मेंसेस of activities of subordinates in order to make sure that enterprise objectives and plan are being accomplished. कंट्रोलिंग क्या करता है, मेज़र करता है परफॉर्मेंसेस को, एक्टिविटीज़ को. ठीक है. और उसी हिसाब से क्या करता है, वो ये देखता है कि प्लान सही से वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं. ठीक है. परफॉर्मेंस मैनेजमेंट की बढ़ रही है, घट रही है, और फिर उसे वहीं पे क्या करता है, रोकता है. अगर कोई भी चीज़ रॉन्ग हो रही होती है तो क्या करता है, उसे रोकता है. अब कंट्रोलिंग कोई पर्सन नहीं है. कंट्रोलिंग कौन करता है, कंट्रोलिंग मैनेजर्स ही करते हैं या फिर लीडर्स ही करते हैं. वो अपने और जो उनके लोअर लेवल एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको देखते हैं कि वो सही से वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं. ओके. नेक्स्ट इज़ रिव्यू टू पास्ट एक्टिविटीज़. पास्ट एक्टिविटीज़ को देखता है और अभी की एक्टिविटीज़ को देखता है कि किस एम्प्लॉयज़ में कितना इम्प्रूवमेंट आ गया है, वो इम्प्रूव कर भी रहा है कि नहीं कर रहा है. ठीक है. फोर्थ इज़ एक्शन ओरिएंटेड. एक्शन ओरिएंटेड है, सबके एक्शंस नोट करता है, देखता है कि कौन सा एम्प्लॉयज़ किस तरीके से वर्क कर रहा है,
वो पैशनेट है भी या नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट इज़ डायनेमिक प्रोसेस। कंट्रोलिंग क्या है, एक डायनेमिक प्रोसेस है। वो क्या करता है, सबको ओवरऑल सबको देखता है और अपनी क्या बनाता है, एक डायनेमिक्स बनाता है कि आपको इस तरीके से ही वर्क करना है। नेक्स्ट इज इट मेक प्लानिंग मीनिंगफुल। विदाउट कंट्रोलिंग प्लानिंग कभी मीनिंगफुल हो ही नहीं सकती, क्योंकि अगर थोड़ा सा कंट्रोल ही नहीं रहेगा, एक बैलेंस्ड वे में वर्क ही नहीं रहेगा, एक डिसिप्लिन वे में वर्क ही नहीं रहेगा, तो फिर प्लानिंग क्या होती है, प्लानिंग भी फेल हो जाएगी। वही जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि आपने प्लानिंग तो बहुत कर ली लेकिन उसका एक्शन लिया नहीं, और एक्शन भी लिया तो अच्छे से अगर नहीं लोगे, ऑर्गेनाइज्ड वे में नहीं लोगे, कंट्रोल्ड वे में नहीं लोगे, तो वो एक्शंस भी बेकार हो जाएंगे। सो व्हाट आर द स्टेप्स इन कंट्रोल प्रोसेस? क्या स्टेप्स होते हैं? सेट स्टैंडर्ड्स, पहले हम स्टैंडर्ड सेट करते हैं, फिर मेज़र परफॉर्मेंस को मेज़र करते हैं कि आज हम कहाँ पे हैं और कल हम कहाँ पे थे। कल लोअर पे थे, आज हायर पे हैं, या आज हायर पे हैं, कल लोअर पे थे, ठीक है। तो ये परफॉर्मेंस को मेज़र करते हैं। कंपेयर परफॉर्मेंस, कंपेयर करता है प्रीवियस ईयर की और करंट ईयर की क्या क्या इम्प्रूवमेंट हुई है, या फिर प्लान्स में कंपेयर करता है, एक्टिविटीज़ में कंपेयर करता है, और अगर कुछ एरर्स होते हैं, फॉल्ट होते हैं, तो फोर्थ एक्शन इज़ टेक करेक्टिव एक्शन। फोर्थ प्रोसेस इज टेक करेक्टिव एक्शंस, फिर उसे करेक्ट करने के लिए एक्शंस वो लेता है। ओके स्टूडेंट्स, सो वी हैव completed the 5 functions of the management. First is planning, second is organizing, third is directing, fourth is staffing, and fifth is controlling. I hope you have understood it in a better way. सबको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। Thank you all of you. Have a good day.